नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का ईपीएफओ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका पेपर होगा एओ और ईओ का। तो उसका मॉडल पेपर 5 डिस्कस कर रहे थे और क्वेश्चन जो आपके चलेंगे वो चलेंगे 71 टू 80, 10 क्वेश्चन होंगे, तो इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज जैम ट्रिनिटी JAM। तो इसका मतलब होता है आपका क्या, ये आधार इनेबल्ड आपका क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ, ये आपका मोबाइल सर्विसेज है। तो ये आपका जनधन आधार मोबाइल। तो आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका 2। तो लिखा हुआ है, मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है, जैम शॉर्ट फॉर्म द जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी रेफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव टू लिंक द जनधन अकाउंट मोबाइल नंबर्स एंड द आधार कार्ड ऑफ द इंडियंस टू प्लग द लीकेज ऑफ द गवर्नमेंट सब्सिडीज। तो जनधन अकाउंट आप जानते हैं कि अगर गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी सब्सिडीज दी जाती है तभी जाके आधार कार्ड का आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट लिखा, दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन कैंपेन was launched by the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ऑन द 28 अगस्त 2014। और एक और चीज़ बता दूं, जनधन का जो आधार आपके जनधन अकाउंट्स खोले गए थे वो उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। और इसमें कुछ सब्सिडीज़ भी दी जाएंगे, कुछ आपके प्रेफरेंसेस भी हैं अगर ये महिला के नाम से खुलता है। और इसके तहत कई सारी इंश्योरेंस स्कीम भी क्या होती है इसके साथ जुड़ी हुई थी। तो ही हैड अनाउंस, जैसे जीवन ज्योति योजना थी आपकी, ठीक है ना, जिसमें आपका कितना था, लगभग 330 रुपये के आसपास था, आपको देना था साल का 1 रुपये पर डे के हिसाब से। तो जीवन ज्योति योजना के तहत लगभग 2 लाख तक का क्या था, इंश्योरेंस कवर था। अच्छा, आगे लिखा हुआ है, ही हैड अनाउंस द स्कीम इन हिज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे स्पीच ऑफ द 15 अगस्त 2014। अच्छा, आगे लिखो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो UIADI होता है आपका, UIADI जो क्या करता है, आधार सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ऑब्जेक्टिव इज टू कलेक्ट द बायोमेट्रिक एंड द डेमोग्राफिक डाटा ऑफ द रेजिडेंट, स्टोर देम इन द सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस एंड इशू अ 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर कॉल्ड द आधार। कई बार पूछा जाता है कि आधार में आपके कितने नंबर होते हैं, तो कुल मिला के आपका 4 4 के नंबर होते हैं, 3 सेट बनते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, 1 2 3 4, फिर गैप होता है 1 2 3 4 और फिर गैप होता है 1 2 3 4। तो इस तरीके से चलता है। इट इज द कंसिडर द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोजेक्ट। आधार कार्ड विल नॉट बी मैंडेटरी अंडर द जुडिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कौन है आपके मिनिस्टर, तो जयशंकर प्रसाद। अच्छा सॉरी, रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद आपके कौन है, IT मिनिस्टर्स हैं आपके। अच्छा, द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश स्टार्टेड द आधार बेस्ड इनोवेटिव फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट कॉल द भूदार। ये आपकी करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, मतलब रिसेंट में ये न्यूज़ थी कि आंध्र प्रदेश सरकार ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया था जो था भूदार। इसमें क्या था कि 11 डिजिट यूनिक नंबर था अगर लैंड पार्सल के लिए, ठीक है ना, जो भूमि बंदोबस्त होता है उससे संबंधित था। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो वर्डिक्ट आई थी आई थिंक 2018 या 19 के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रूल्ड आउट किया था कि आधार कार्ड हर जगह नहीं चलेगा। कि आप क्या नहीं है कि बैंक अकाउंट खोलो तो वहाँ पे भी आधार कार्ड की फोटोकॉपी दे रहे हो, कि इसका मिसयूज़ हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा जगह पे। ये सिर्फ आपका कनेक्टेड होगा जहाँ पर सब्सिडाइज्ड या सब्सिडी गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, जैसा आपका PDS हो गया आपका, या फिर आपका जो PDS का मतलब है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे राशन वगैरह बांटनी तो वहाँ पे आधार कार्ड की जरूरत होगी। कैरोसिन देना है या LPG डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तो वहाँ पर आ जाती है, मतलब जहाँ पे सरकार के दे सकती है, सब्सिडी देती है, वहाँ पर आपका आधार कार्ड मैंडेटरी होगा। बाकी कहीं पे भी आपका आधार कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है या आपको देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता था अटल इनोवेशन मिशन की अगर बात करें तो लिखा इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस। अटल इनोवेशन मिशन ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत नहीं आता, पहली बात तो गलत है, ठीक है ना। तो फर्स्ट तो सही नहीं होगा, तो मतलब आंसर क्या बोल रहा, करेक्ट ऑप्शन। तो ये तो हो नहीं सकता और ये वाला हो नहीं सकता। अब चलो अब चलते हैं, या तो ये दूसरा होगा या तो चौथा होगा। तो लिखा हुआ अटल टिंकरिंग लेबोरेटरी सेटअप इन द एवरी स्कूल इन इंडिया। बिल्कुल सही है कि आपका अटल टिंकरिंग लेबोरेटरी थी वो हर स्कूल में क्या करनी थी, सेट करनी थी, ठीक है ना। ये क्या करना था कि कौशल विकास के लिए बोल सकते हैं बच्चे की बहुत जरूरी था। और लेबोरेटरी मतलब क्या था, उन्हें क्या करना, डिजिटलाइज करना था जितनी भी आपकी क्या थी, लैब्स वगैरह थी। तो ये आपका सही है, तो आंसर बन जाता है ये, क्योंकि बाकी जगह दो तो है नहीं। उसके अलावा जैसे अराइज द एम्स ऑफ द अराइज इज स्टिमुलेट द इनोवेशन द रिसर्च इन द MSME इंडस्ट्री। बिल्कुल सही, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इंडस्ट्रीज में रिसर्च एंड इनोवेशन की बात कही गई है। अटल टिंकरिंग लेबोरेटरी विल हैव इट्स फोकस ऑन द साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ। बिल्कुल सही है यार, इसको एक प्रोनाउंस भी करते हैं स्टेम, स्टेम, हाँ बिल्कुल सही, स्टेम। कई बार पूछा जाता है पेपर में, ST ये स्टेम क्या है, तो S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग, M फॉर मैथमेटिक्स। तो आंसर जो बन जाएगा 2 3 एंड 4 बन जाएगा। पढ़ लेते हैं, तो लिखा हुआ है द अटल इनोवेशन मिशन इज अंडर द नीति आयोग, ठीक है ना। ये कौन अब किसके अंतर्गत आता है, नीति आयोग, ना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री। याद रखना कि कई बार पूछा जाता है अटल इनोवेशन मिशन को संचालित कौन करता है, तो नीति आयोग करता है। लिखा तो टू फोस्टर द क्रिएटिविटी एंड द साइंटिफिक टेम्पर इन द स्टूडेंट अटल इनोवेशन मिशन विल एस्टैब्लिश द 500 अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज इन द स्कूल। तो इसका लक्ष्य था 500 अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज को पूरे भारतवर्ष में
के स्कूलों में खोलना। एन अमाउंट ऑफ द 10 लाख वुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड फॉर द ईच ATL ओवर अ पीरियड ऑफ द 5 ईयर। अब याद रखना कि हर 5 साल में 10 लाख का क्या होगा, हर स्कूल के लिए क्या होगा, प्रावधान होगा कि वहाँ पर 10 लाख रुपए इन लेबोरेटरीज को क्रिएट करने में दिए जाए। अच्छा, इसके अंतर्गत कौन कौन से 3 मेजर स्कीम्स आती है? तो पहले आती है आपकी टिंकरिंग लेबोरेटरीज इन द स्कूल्स, दूसरा आता है इंक्यूबेशन सेंटर, और तीसरा आता है आपका स्केलिंग ऑफ द स्टेबलाइजमेंट ऑफ द इंक्यूबेशन सेंटर। अच्छा, अगर अटल इंक्यूबेशन सेंटर की बात करें तो लिखा हुआ दे विल बी स्टेबलाइज इन द सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया सच एज द मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, वाटर एंड द सैनिटेशन। तो ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर द गेटिंग अ पेंशन अंडर द इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम IGNWPS। तो बोल रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा सही नहीं। लिखा होता है द एप्लीकेंट मस्ट बी विडो इन द एज अबव द 60 ईयर, कि 60 साल से ऊपर आपकी क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। अभी विडो के लिए बोल रहा है, विडो के लिए, ना कि वृद्धा के लिए बोल रहा है, ठीक है ना, वृद्धावस्था के लिए बोल रहा है। तो 60 नहीं है, 60 से कम है, ठीक है ना, क्योंकि 60 के बाद तो आपको कौन सी पेंशन मिलने लग जाती है, किसके अंतर्गत मिल जाती है, तो वो मिल जाती है आपको किसके तहत, वृद्धावस्था के तहत मिल जाती है। 60 से नीचे होनी चाहिए एज, तो विडो पेंशन आपको मिल जाएगी। तो ये तो गलत लिखा हो भाई, इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट है मतलब क्या है, यहाँ पे यही पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो पहला तो इनकरेक्ट है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाता आपका, चौथा तो आएगा नहीं, ठीक है। दूसरा कहता है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम वाज फॉर्मली लॉन्च्ड इन द February 2010। जो आपकी लॉन्च हुई थी इंदिरा गांधी के नाम पे। अब देखो ये हुई होगी तो 2014 से पहले ही होगी, अगर आपको कुछ नहीं पता, मान लो कि आपको नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी के नाम पे, तो बीजेपी सरकार तो इंदिरा गांधी के नाम पे नहीं लाएगी, ठीक है ना। ज़्यादातर वो जो बोल सकते हैं सेंटर्ड होती है, या तो फिर वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे होती है, या फिर आपका अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे होती है, या जितने भी जनसंघ से रिलेटेड आपके नेता रहे हैं उनके नाम पे होती है, ठीक है ना। तो 2010, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि 2010 जो पीरियड था वो था आपका यूपीए गवर्नमेंट का, और इंदिरा गांधी जो था विडो पेंशन स्कीम थी वॉज फॉर्मली लॉन्च इन द February 2010। मान लीजिए कि आपको नहीं आता है, ठीक है ना, तो फिलहाल इसे छोड़ दीजिए, फिलहाल क्या कर दीजिए, इसे छोड़ दीजिए कि अगर मान लो आपको पता नहीं है। तीसरा ऑप्शन लिखा था एप्लीकेंट शुड बिलोंग टू द हाउस होल्ड लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड बाय द। अब देखो सुनो, अब क्योंकि जो अगर आपको पता हो कि विडो पेंशन हो या वृद्धावस्था पेंशन हो तो आपको 300 रुपये मिलती महीने की। अब बताओ जो BPL परिवार का होगा वही तो लेगा, अगर कोई APL का होगा एबव पॉवर्टी लाइन आता है तो वो लेगा ही नहीं। तो ये जो स्कीम थी वो थी किसके लिए, उन्हीं के लिए थी जो BPL परिवार को होल्ड करते हैं, ये BPL परिवार से हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है कि आपका कौन सा, तीसरा बिल्कुल सही है। तीसरा क्या हो जाता है आपका, लिखा था एप्लीकेंट शुड बी बिलोंग टू द हाउस होल्ड लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। तो अब आपका तीसरा नहीं आ सकता, आपका तीसरा नहीं आ सकता, तो ये भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आता है दिस स्कीम इज एडेड टू द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। किसको किस में रखा गया, आपका नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में रखा गया है। तो बिल्कुल सही है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में ये रखी गई है, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। तो अब आपका कौन सा नहीं आता, फोर्थ भी नहीं आ सकता, तो आंसर कौन सा बन जाएगा आपका, यही बन जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब ये भी गलत है। और मैं बता दूं इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड गलत है, ये 2010 की जगह 2009 की बात है, जब न्यूली जो आपका यूपीए 2.0 आया था वो 2009 में आया था, क्योंकि जो पहली जो यूपीए 1.0 थी, जो पैरा कार्यकाल था, वो लगभग कब से कब तक का था, 2004 से लेकर 2009 का था। फिर जो दूसरा था वो 2009 से लेकर 2014 तक का था। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन कर सकते थे। तो आंसर जो बन जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड की आपके गलत है। तो जो पहले लिखा था कि 60 साल, तो 60 साल नहीं, अगर कोई भी औरत है, कोई भी महिला है और वो क्या है, विडो है, विधवा है, तो उसकी एज होनी चाहिए 40 से 59 साल के बीच में, तो उसे इस स्कीम के तहत क्या मिल जाएगी, आपको विधवा पेंशन मिल जाएगी। दूसरा है द इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम वॉज फॉर्मली लॉन्च इन द February 2009। कब हुई थी आपकी, 2009 में, ना कि 2010 में। अच्छा, द सेंट्रल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेंशन अंडर द इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम इज 200। याद रखना कि 200 रुपये सेंटर की तरफ से दिए जाते हैं। अब ये आपका क्या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि सेंटर अपनी तरफ से 200 रुपये दे देता है, और बाकी क्या आपका स्टेट मैनेज करता है, वो 100 रुपये करे 200 रुपये, देखो लिखा हुआ है पर बेनिफिशियरी एंड द स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट एटलीस्ट एन इक्वल अमाउंट सो दैट अ बेनिफिशियरी गेट एटलीस्ट द 400 रुपीज़ पर मंथ। तो उस समय स्कीम में तो ये लिखा गया था, ये बताया गया था कि स्टेट भी उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, कम से कम तो 200 रुपये करेगा। तो इसमें क्या था कि 400 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, इस तरीके से बोला गया था। पर क्या था कि कई सारे प्रॉब्लम्स थी जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी बताई थी, और उन्होंने 100 रुपये रखा। तो अभी जो चल रहा है वो 300 रुपये चल रहा है, 300 रुपये। अब तो ये बड़ी उस टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2009 की। अब तो लगभग ये शायद से 800 रुपये हो गई है, शायद से, मुझे जहाँ तक याद है 800 रुपये पर मंथ हो गई है, पर मंथ, ठीक है ना, और 8 3 24, ठीक है, 800 रुपये के आसपास हो गई है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है द फीचर्स ऑफ द सोशल सिक्योरिटी आर दैट इज मैंडेटरी बाय द लॉ एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट विद द प्रोविजन ऑफ द राइट एंड द इन्फोर्समेंट। इट इज यूनिवर्सल राइट ऑफ द सिटीजन द राइट। अब देखो ये क्या आपका यूनिवर्सल राइट है,
द राइट टू द सोशल सिक्योरिटी हैज बीन ह्यूमन राइट्स बाय द यूनाइटेड नेशन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 22 एंड द 25 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्सेस ऑफ द सोशल सिक्योरिटी बेसिस राइट। द लिखा हुआ है आगे, द सोशल सिक्योरिटी मिनिमम स्टैंडर्ड कॉन्वेंशन 102 अडॉप्टेड बाय द इंटरनेशनल लेबर लॉ International Labour Organization ILO ने 1952 also prescribed the minimum standard for the benefits in the important areas of the social security. India has not yet ratified this convention. याद रखना भारत ने इसे रेटिफाई नहीं किया है। ये आपने याद रखना कौन सा, कई बार पूछा जाएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका क्या था, कॉन्वेंशन 102 था, तो उसके तहत क्या था कि कम से कम हमें क्या करना है कि सोशल सिक्योरिटीज़ को, हर व्यक्ति की क्या करना है, सोशल सिक्योरिटी को क्या करना है, बेहतर करना है। तो कितना मिनिमम से मिनिमम हम उन्हें इंसेंटिव दे सकते हैं, इस बारे में बात की गई थी। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी टू गेट अ पेंशन अंडर द इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी। अगर कोई क्या विकलांग है तो उसके तहत कितना है, तो लिखा होता है एप्लीकेंट मस्ट बी द एज ग्रुप ऑफ द 18 to 70। बिल्कुल सही है कि उसकी एज 18 से 79 साल के बीच में होनी चाहिए। बिल्कुल सही है आपका। यहाँ पे करेक्टिव पूछा हुआ तो पहला तो सही हो जाता है, तो पहला तो सही हो जाता है, तो ये गलत है और ये दोनों नहीं हो सकते। या तो पहला 1-4 होगा या 1-2-3 होगा, तो सीधे लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। चलो दूसरा पढ़ लेते हैं। एप्लीकेंट शुड बी अ पर्सन विद द सेवर ऑफ द मल्टीपल डिसेबिलिटी। कुछ यानी कि कुछ या तो उससे डिसेबिलिटी होनी चाहिए, कुछ विकलांगता है, या फिर मल्टीपल हो सकते हैं, मल्टीपल ऑर्गन आपका डिसेबल्ड हो सकते हैं, तो ये भी सही है। द एप्लीकेंट शुड बिलोंग टू अ हाउस होल्ड लिविंग द बिलो द पॉवर्टी लाइन। बिल्कुल सही है आपका, प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्राइटेरिया। और चौथा लिखा था इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम वॉज फॉर्मली लॉन्च। अभी तो बताया था, ये सारी जितना भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड या विडो से रिलेटेड आपका कब हुआ था, 2010 में नहीं हुआ था, 2009 में हुआ था। तो आपका चौथा गलत हो जाता है, चौथा गलत हो जाता है तो ये एलिमिनेट हो गया, ये आंसर बन गया आपका तीसरा वाला। तो देखो लिखा हुआ है द एज ग्रुप ऑफ द एप्लीकेंट मस्ट बी द 18 to 79। डिसेबिलिटी आपका सेवर और मल्टीपल हो सकता है, आपका बीपीएल परिवार का होना चाहिए, और स्कीम फरवरी 2009 में लागू हुई थी। वही सेम क्राइटेरिया जिस हिसाब से किसका था, आपका विडो का था, 200 और 400 पर मंथ करना था। नेक्स्ट चलते हैं। विच स्कीम इज एडेड टू द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, NSAP नेसैप बोला जाता है या एनसैप बोला जाता है। तो कौन कौन से आपके एड ऑन है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में, तो पहले लिखा इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, IGNOAPS, तो बिल्कुल सही है। ओल्ड एज पेंशन को भी लिया गया जो वृद्धावस्था की मिलती है। दूसरा विडो पेंशन को भी लिया गया। तीसरा आपका डिसेबिलिटी पेंशन को भी लिया गया। चौथा लिया गया नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम को भी लिया, बिल्कुल फैमिली बेनिफिट्स को भी ले रखा है। अन्नपूर्णा जो खाने से रिलेटेड है, जिसके तहत क्या था कि अन्नपूर्णा स्कीम के तहत क्या था कि 10 किलो चावल आपका क्या होगा, प्रोवाइड किया जाएगा बीपीएल फैमिलीज को। तो ये बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो मैं पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है NSAP स्टैंड फॉर द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम इन द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैसी है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब ये होता है कि सेंटर यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा और साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेट को भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। लिखा हुआ है NSAP वाज लॉन्च्ड इन द 15th of August 1995। इसी के तहत आपका जो चलता है ना, एक तो 1995 में मुझे याद आया कि तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ था आपका कौन सा, मिड डे मील योजना 1995 की, आई थिंक सो। द क्राइटेरियन फॉर द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम बिलोंग्स टू द बिलो पॉवर्टी लाइन, ये बीपीएल फैमिली के लिए। अब चलो पढ़ लेते हैं। देखो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, तो मैंने आपको बता दिया था कि ये एज ओल्ड एज कब की होगी, ओल्ड एज जैसे विधवाओं का कितना है आपका 59 साल तक है। तो ओल्ड एज जो होता है उसमें आपकी क्या होती है, तब दोनों पेंशन होती है आपकी, तो ये 60 साल से ऊपर मिलती है आपको। 60 साल जब होती है तब मिलती है, और आप बीपीएल परिवार से होने चाहिए। बात समझ में आ गई। अभी जो उस समय जो बेनिफिट्स थे वो कितना था, 300 रुपये थे, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपका क्या करती थी, कंट्रीब्यूट करती थी, वो 200 रुपये के आसपास करती थी, स्टेट गवर्नमेंट 100 रुपये के आसपास। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अब 800 रुपये के आसपास है। दोज 80 ईयर्स एंड द अबव रिसीव द मंथली पेंशन अमाउंट द, उस समय कितना था कि जो 80 ईयर्स थे, ज़्यादा के 80 साल से ज़्यादा है, जो सीनियर सिटीजन्स में आ जाते हैं आपके, तो वो 500 रुपये था, और मुझे अभी लग रहा है शायद वो 1000 रुपये अभी। अच्छा, इंदिरा गांधी विडो पेंशन योजना अभी बता दिया आपका, ठीक है ना। तो ये कितने तक होता है विडो का, जो देखा जाता है, ये देखा जाता है एज जो ग्रुप है वो 40 to 79 है, 40 to 79 है, और 300 रुपये उस टाइम पे था, 2009 की स्कीम थी। उसके अलावा अगर डिसेबिलिटी की बात की तो 18 से मैंने बताया था, 18 से कहाँ तक जा सकते हैं, 79 तक जा सकते हैं। इसमें भी सेम क्राइटेरिया था। अच्छा, नेशनल फैमिली बेनिफिट्स स्कीम देख लेते हैं। इन द इवेंट ऑफ द डेथ एंड द ब्रीड विनर इन द हाउस, मान लीजिए कि किसी की डेथ हो जाती है, जो खासकर घर में जो क्या कर रहा था, पालन पोषण कर रहा था, जिस पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, द फैमिली विल रिसीव द लम्प सम असिस्टेंट ऑफ द 20,000। द ब्रीड विनर शुड बी हैव बीन बिटवीन द 18 to 64, जो आपकी क्या होती है नॉर्मली जो एज ग्रुप होता है आपका, जो काम करता है, तो उस एज क्राइटेरिया का होना चाहिए। अन्नपूर्णा स्कीम की बात करें, दिस एम टू प्रोवाइड द फूड सिक्योरिटी टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द दो सीनियर सिटीजन। अच्छा, ये आपको मैं बता दूं, जो आपका ये होता है ना कि राशन वगैरह से रिलेटेड होती है स्कीम होती है,
तो उसको एक्सटेंड कर दिया है मोदी गवर्नमेंट ने। ये आपका कब तक चलेगा, अक्टूबर तक इसे कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया। इसमें क्या है कि 5 kg आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, फ्री में आपको राशन प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, अंडर द अन्नपूर्णा स्कीम 10 kg ऑफ द फ्री राइस इज प्रोवाइडेड एवरी मंथ टू ईच बेनिफिशरीज। आर्टिकल 49 अगर याद रखना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आता है तो राइट टू वर्क आता है। इट डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोवाइड द पब्लिक असिस्टेंस टू द सिटीजन्स इन द केस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबलमेंट and in other cases of the undeserved want within the limits of its economic capacity and the development। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर कवर्ड अंडर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। तो ये याद रखना कि सोशल सिक्योरिटी एक्ट जो आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए था 2008 में आया था। तो लिखा हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द सेल्फ, स्पाउस एंड द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस कवर है खुद के लिए, पत्नी के लिए और बच्चों के लिए जो 18 साल से के आपके छोटे हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है आपका। अच्छा, नेक्स्ट लिखा मैटरनिटी बेनिफिट फॉर द वर्कर्स एंड और द स्पाउस ऑफ द मैन वर्कर। बिल्कुल सही है, मैटरनिटी बेनिफिट दे रखा है कि अगर कोई महिला है वहाँ पे क्या वो काम करती है। आप जानते हैं मैटरनिटी बेनिफिट जो आपका 2017 अमेंडेड हुआ था उसके तहत महिलाओं को 12 से कितना 26 वीक तक का क्या दे दिया था, मैटरनिटी लीव दे दी गई थी, मैटरनिटी लीव दे दी गई थी 26 वीक तक। एक्सटेंशन में मिल सकता है 4 वीक का और मतलब 1 महीने का और। तो ये ठीक है कि भाई वर्कर्स को मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ तक कि जो पति होगा ना, अगर मान लो कोई व्यक्ति है, पुरुष है, उसकी महिला क्या होती है, अगर मान लीजिए उनका बच्चा होता है तो उसको भी कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। छुट्टी तो नहीं मिलेगी पर कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो ये सही है आपका। लाइफ इंश्योरेंस टू कवर द नेचुरल एंड द एक्सीडेंटल डेथ, ये भी सही है आपका। और ओल्ड एज सिक्योरिटी भी इसमें प्रोवाइडेड की जाती है। तो जो आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव बनेगा। तो पढ़ लेता हूँ, देखो लिखा हुआ है Unorganized Sector Worker Social Security Act 2008 enable the central government to formulate the welfare scheme for the unorganized sector। अनऑर्गेनाइज, देखो भारत में 2 तरीके के सेक्टर होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज में क्या होता है कि सैलरी फिक्स्ड होती है आपकी सारी जैसे आपका टीए डीए अलाउंसेज जो होते हैं आपके वो भी फिक्स्ड होते हैं, बेसिक सैलरी सब चीज़ फिक्स होती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जैसे कोई मान लो कि जिसका मतलब एक बोल सकते हैं क्लियर डाटा नहीं होता गवर्नमेंट के पास। जैसे कोई ऑटो ड्राइवर है तो उसे पता है कि आज अगर उसने 500 रुपये कमाए तो कल जरूरत नहीं कि फिक्स थोड़ी होगा अमाउंट की 500 रुपये कमाएगा, हो सकता है वो 300 कमाए, 200 कमाए, हो सकता है वो 1000 रुपये भी कमा दे। तो इस तरीके के होते हैं आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो लिखा हुआ है दीज वेलफेयर स्कीम्स कंसिस्ट ऑफ द हेल्थ एंड द मैटरनिटी बेनिफिट, लाइफ एंड द डिसेबिलिटी कवर, health benefits in the form of the health insurance for the self, spouse and the children below the age of the 18 years, sickness allowances and the maternity benefits or the workers or the spouses of the men's works have been provided. Life insurance has been given to the cover natural and the accidental death, old age security in the health from the old age pension of the BPL for the BPL workers above the age of the 60 years or and provide the fund come employment relief for the all other workers in addition to the national minimum. The central government may frame scheme as it may deem necessary or the finance such schemes to the state government as it may find appropriate। अब कुछ इसके क्या थे कि कुछ इसके लूप होल्स भी जैसे इस एक्ट के, जैसे यहाँ पे कोई बात नहीं की गई किसी अलाउंसेस से रिलेटेड। लिखा हुआ है देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इन केस ऑफ द जॉब लॉस। अगर कोई व्यक्ति क्या कर देता है, जॉब लॉस कर देता है, अलाउंसेस की बात नहीं हुई है। दूसरा कि द एडवाइजरी बोर्ड आर नॉट गिवन एनी एग्जीक्यूटिव पावर। जो एडवाइजरी बोर्ड है उसे एग्जीक्यूटिव पावर नहीं मिली हुई, मतलब उसको आपकी क्या है जो बोल सकते हैं आपकी वैधानिक शक्ति है वो प्राप्त नहीं है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द पेनल्टी फॉर द डिफॉल्टर्स। डिफॉल्टर्स से रिलेटेड कोई पेनल्टी का प्रावधान नहीं है। देयर हैज नॉट बीन मच फोकस ऑन द वुमेन अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर लेबर। भारत ने इस पे जो ये एक्ट आया था जब आपका 2000 तो उसमें ये आपका क्या था जो फीमेल से रिलेटेड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स उस पर ज़्यादा मुद्दे या बातचीत नहीं हुई थी। अच्छा, कुछ सजेशन थे जैसे पैनल प्रोविजंस मस्ट बी इंक्लूडेड, द टर्म ऑर्गेनाइज वर्कर्स शुड बी एक्सटेंडेड वाइडन टू द इंक्लूड एग्रीकल्चर लेबर को भी इनमें क्या किया जाए, जो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर होता है ना तो वो भी तो अनऑर्गेनाइज में आता है ना, तो उसको भी आपका इंक्लूड किया जाए, उसको अलग रखा हुआ था। अनऑर्गेनाइज लेबर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स इसी में रखे जाए। देयर शुड बी स्पेशल प्रोविजन इंक्लूड द फीमेल लेबरर्स इन द एक्ट, जो नहीं था। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना स्टैंड्स इनकरेक्ट। तो लिखा इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती तो 100% कॉन्ट्रीब्यूशन सेंटर का आ जाता है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि कॉन्ट्रीब्यूशन सेंटर का होगा पर उसके साथ स्टेट का भी आपका क्या होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो यही आपका गलत है, ठीक है ना। तो पहला आंसर हो जाएगा। बाकी पढ़ लेते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स बिलोंग टू द बीपीएल कैटेगरी एंड देयर फैमिलीज मेंबर अ फैमिली यूनिट ऑफ द 5। याद रखना कि फैमिली मेंबर से रिलेटेड आपका जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, बीमा की बात कर रहे हैं तो पति पत्नी, मेल फीमेल मतलब हस्बैंड वाइफ आ जाएंगे। और याद रखना
5 की फैमिली होनी चाहिए, मतलब उनके 3 बच्चे, या पूरी फैमिली कितनी की होनी, 5 होनी की चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 की फैमिली है 15 की, तब नहीं होता ये, आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अ फैमिली यूनिट ऑफ द 5 शैल बी बेनिफिशियरी अंडर द स्कीम, ये सही है। इट इंक्लूड द मैटरनिटी बेनिफिट कवर टू, बिल्कुल सही है। इट इज ओनली लिमिटेड टू द इम्पेशेंट्स ट्रीटमेंट ऑफ, ये सबसे बड़ा इसका क्या था, लूप होता कि ये केवल किन के लिए रखा गया था, इम्पेशेंट ट्रीटमेंट और हॉस्पिटलाइजेशन के लिए रखा हुआ था। मतलब कि कोई व्यक्ति अगर नॉर्मल इलाज है तब कोई नहीं, तब ये आपका बीमा योजना काम नहीं करेगी, ये तब करेगी जब वो हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, बड़े खर्चे के लिए था। ये लूप होता है इस स्कीम का। तो लिखा हुआ है रिकग्नाइजिंग द डाइवर्सिटी कंसर्निंग पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, द हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एम्स टू फैसिलिटेट द लॉन्चिंग ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस प्रोजेक्ट इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट इन अ फेज्ड मैनर ऑफ द बीपीएल वर्कर्स एंड द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये देखो ये लिखा हुआ है। अब इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसका 75% था, और वहीं अगर स्टेट गवर्नमेंट्स का देखेंगे तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें कितना था, 25% का था एनुअल प्रीमियम में। अच्छा, आगे लिखा हुआ है द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर एंड हिज फैमिली यूनिट ऑफ द 5 आर कवर्ड द टोटल सम इंश्योर्ड इन द 30,000 रुपीज़ का आपको इंश्योरेंस मिल सकता है 1 साल का, ठीक है ना, पर फैमिली पर एनम। एक फैमिली में 5 मेंबर हो तो कितना हो जाएगा, 6,000 एक व्यक्ति पे, तो टोटल आपका 30,000 रुपये का बनेगा 1 साल का। अच्छा, इट इज नाउ इंक्लूड द मैटरनिटी बेनिफिट्स कवर टू, वन ऑफ इट्स मेजर क्रिटिसिज्म इज दैट द स्कीम इज ओनली लिमिटेड टू इन पेशेंट ट्रीटमेंट और द हॉस्पिटलाइजेशन को रखा गया था। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जननी सुरक्षा योजना, तो लिखा इट इंक्रीज द लिटरेसी। अब जननी सुरक्षा, जननी जननी मतलब जो क्या कर रही है, बच्चे, यानी कि जब बच्चे पैदा हो रहे हैं तो जननी माँ को बोला जाता है, तो लिटरेसी रिलेटेड तो होगा नहीं। देखा रिड्यूसिंग द मैटरनल एंड नियोनेटल मॉर्टल, बिल्कुल सही है कि बच्चे पैदा करते समय, बच्चे पैदा होते समय क्या हो जाएगा कि नियोनेटल जो स्टेज होती है वहाँ पे क्या हो जाती है, या तो माँ की मौत हो जाती है या बच्चे की मौत हो जाती है, तो उससे संबंधित थी, बिल्कुल सही है ये। इंक्रीज द सेक्स रेशियो बिल्कुल गलत है, और इंक्रीज द वोमेन सेक्टर इससे रिलेटेड आपका नहीं है, तो आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा सेकंड, आप एलिमिनेशन से कर सकते थे। तो लिखा हुआ है देखो जननी सुरक्षा योजना वॉज लॉन्च इन द 12th of April 2005, काफ़ी पुरानी है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द जननी सुरक्षा योजना इज सेफ मदरहुड इंटरवेंशन अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। इट इज बीइंग implemented within the objective of reducing the maternal and the neonatal mortality by the promoting the institutional delivery among the poor pregnant women. The yojana has identified and accelerated the social health activist आशा, याद रखना है आशा की फुल फॉर्म है accredited social health activist एज एन द इफेक्टिव लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्रेग्नेंट वुमेन। इस मतलब आपकी हेल्थ एक्टिविस्ट वहाँ पर रखा जाएगा जो गवर्नमेंट और वुमेन्स के बीच में क्या होगी, एक लिंक की तरह काम करेगा, सारी सुविधाएं उस महिला को प्रोवाइड कराएगा जिसने क्या किया, बच्चे को जन्म दिया है। तो यहाँ पे सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा आप देखते होंगे कि जैसे यहाँ पे उत्तराखंड में तो 108 आती है, तो अगर कोई महिला है और वो बीपीएल परिवार की है, गाँव से संबंधित है, तो अगर जो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर उन्हें 108 के थ्रू लाया जाता है। और यहाँ पर जब तक बच्चा साइज से 6 महीने तक उन्हें क्या दिया जाता है, कुछ इंसेंटिव दिए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। अच्छा, आगे लिखा होता है स्कीम फोकसेस ऑन द पुअर प्रेग्नेंट वुमेन विद द स्पेशल डिस्पेंसेशंस फॉर द स्टेट दैट हैव बीन लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट्स, जैसे लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड बीसी में आता है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसाम, राजस्थान, ओडिशा एंड जम्मू एंड कश्मीर। वाइल दीज स्टेट हैव बीन नेम्ड लो परफॉर्मिंग स्टेट्स, द रिमेनिंग स्टेट हैव बीन द नेम्ड द हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स। तो ये आपने याद रखना है। नियोनेटल में बता दो नवजात मृत्यु को बोला जाता है, जब क्या होता है नवजात बच्चा मर जाए, या तो माता की मृत्यु हो जाए, बच्चा जैसे पैदा होता है, या फिर नवजात शिशु की मृत्यु हो जाए, तो वो उसके तहत क्या है, कवर की गई है। अच्छा, आगे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द स्कीम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना कल्याण योजना, तो यह आपकी उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। इसके तहत कुछ अच्छा मैं बोल सकता हूँ इनिशिएटिव अच्छा ले रखा है, बेहतर सेवा है। तो लिखा हुआ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। अंडर दिस स्कीम द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹5 लाख विल बी प्रोवाइड टू द फैमिली ऑफ द फार्मर ऑन देयर डेथ। अगर मान लीजिए कि किसान के परिवार में जो किसान था, मुख्य सदस्य जो क्या करता था, पैसा कमाता था, अगर उसकी डेथ हो जाए 5 लाख रुपए का कवर है। और अगर फिजिकल डिसेबिलिटी आ जाती है, ठीक है ना, बॉडी में किसी तरीके से विकलांगता आ जाती है, तो 2.5 लाख रुपए का क्या आपका क्या बोल सकते हैं, आपका क्या इंश्योरेंस कवर है। अच्छा, दिस स्कीम विल कवर द फार्मर एंड देयर फैमिलीज मेंबर इन द एज ग्रुप ऑफ द 18 to 70 ईयर्स। 18 से 70 साल तक का क्या होता है आपका कवर हो जाता है इंश्योरेंस। दिस स्कीम विल ऑल्सो कवर द पीपल हु वर्क इन द फील्ड ऑफ द अनदर ओनर। ये उनके लिए भी, मान लीजिए जो किसी दूसरे की जमीन पर क्या करते हैं, खेती करते हैं, ये स्कीम उनके लिए भी है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑल्सो लॉन्च द मुख्यमंत्री प्रयत्न संवर्धन योजना टू बूस्ट द टूरिज्म इन द स्टेट। तो 2 योजनाएं उनकी लॉन्च हुई थी, एक मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना थी, इंश्योरेंस रिलेटेड था, और दूसरा आपका क्या था,
ठीक है ना। और दूसरा था आपका क्या कि मुख्यमंत्री प्रयत्न संवर्धन योजना, ये टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए था उत्तर प्रदेश में। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो इट इज़ द नेशनल मिशन फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द अगस्त 2014। तो मैंने बताया था कि 2000, अब देखो लॉन्च जो हुई थी वो क्या हुआ था कि जब पहली बार नरेंद्र मोदी आपके आपके प्रधानमंत्री बने थे भारत के, तो 15 अगस्त 2014 को उन्होंने इसकी घोषणा की थी। अच्छा, आगे लिखा हुआ जनधन योजना अकाउंट कुड बी ओपन इन द एनी बैंक ब्रांच और द बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट। बिल्कुल सही है, किसी भी बैंक ब्रांच में आपको खोल सकते थे। अ ज्वाइंट अकाउंट अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना कैन बी ओपन, बिल्कुल सही है, आप ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते थे। द एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी डज नॉट कवर द नेचुरल डेथ, सुसाइड और द डेथ ड्यू टू सम इलनेस, डिसीज, प्रेगनेंसी। तो ये यहाँ पर जो लग रहा है, देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ द एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी डज नॉट कवर द नेचुरल डेथ, सुसाइड और डेथ, बिल्कुल सही है। एक्सीडेंट इंश्योरेंस कंपनी कभी भी इसको नेचुरल डेथ हो जाए किसी की, या सुसाइड हो जाए, डेथ हो जाए, तो इसको कवर नहीं करती, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये गलत हो गया आपका, नहीं सही है, सही है, हाँ सही तो है, कवर नहीं करती, ठीक है। तो ऑल दी अब आंसर बन जाएगा आपका। तो पढ़ लेते, देखो प्रधानमंत्री जनधन योजना अंडर द नेशनल मिशन फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन वाज लॉन्च्ड इन द 28th of August 2014। पीएमजेडीवाई हैज़ प्रोवाइड, और इसकी घोषणा कब की थी मैंने बता दिया, 15 अगस्त को, जब आपका क्या था स्वतंत्रता दिवस मना रहा था भारत। हैज़ प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके तहत क्या था कि जनधन योजना के तहत जो आपका अकाउंट होना था, 330 रुपये आपने उसमें डालने थे, 330 रुपये क्या होना था आपका इंश्योरेंस हो जाता। इसके तहत आई थिंक 2 लाख का आपका क्या था, आपका इंश्योरेंस कवर था। और डिसेबलमेंट का शायद से 1 लाख रुपए था, अगर किसी तरीके की क्या होती है बॉडी में क्या आ जाती है, मतलब विकलांगता आ जाती है, और अगर मृत्यु पे 2 लाख रुपए का था, 330 रुपये था। और जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना था उसका शायद से मुझे लग रहा है 12 रुपये था पर महीने का, 12 रुपये में ये आपकी क्या थी, इंश्योरेंस थी। अटल पेंशन योजना हो गई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो गई, ये सारे इसी के तहत आपका कवर होता है। अच्छा, नेक्स्ट लिखो, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एक्सटेंड द कॉम्प्रिहेंसिव पीएमजेडीवाई प्रोग्राम बियॉन्ड द 2018, मतलब जो आपका अगस्त की बात कर रहा है 28/8, जब इसे कंप्लीट हो गए थे 4 साल, तो उन्होंने फिर क्या कि इसे एक्सटेंड किया विद द चेंज इन द फोकस ऑन द ओपनिंग द अकाउंट फ्रॉम द एवरी हाउस होल्ड टू एवरी एडल्ट विद इन द फॉलोइंग मोडिफिकेशन। क्या क्या लिखा हुआ देखो, एग्जिस्टिंग ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफ द ₹5,000 रिवाइज टू द 10,000 कर दी थी। नो कंडीशन अटैच्ड फॉर द एक्टिव पीएमजेडीवाई अकाउंट अवेलेबल ओडी अप टू द 2,000। एज लिमिट फॉर द कितनी कर दी थी, 18 से 60 कर दी थी, और 18 से 65 कर दी गई थी। द एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर फ्रॉम द न्यू रुपे कार्ड, अगर उससे करते हैं तो होल्डर रेस फ्रॉम द 1 लाख टू 2 लाख, ठीक है ना, 1 लाख से 2 लाख कर दिए। न्यू पीएमजेडी अकाउंट्स ओपन आफ्टर द, अगर इसके बाद अगर आप खोलते हैं 28/8/2008 के 18 के बाद अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो ये फैसिलिटीज़ दी जा रही थी जब मॉडिफिकेशन ये हुआ था। अच्छा, आगे लिखा हुआ था, प्रधानमंत्री जनधन योजना इज नेशनल मिशन फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन टू इंश्योर द एक्सेस टू फाइनेंशियल services, namely basic saving, deposit account, remittances, credit insurance, pension in an affordable manner. Under this scheme of basic saving, banks deposit BSBD जिसे बोलते हैं account can be opened in the any bank branch or the business correspondent bank मित्र outlet by the person not having any other account, अगर जिसके पास अकाउंट नहीं है। चलो, ये आपका सही हो जाता है। तो इसका जो वीडियो है, इस पीडीएफ का जो वीडियो, अब बस इसमें मॉडल पेपर 5 में आपका एक इंग्लिश का रह रखा है 20 क्वेश्चन, और मैथ्स के रह रखे हैं, उन्हें मैं जल्दी करवा दूंगा और ये मॉडल पेपर 5 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में अगर वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन प्रेस कर लेना, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर देना। उससे होगा क्या कि जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगी। बाय चांस वहाँ पे नोटिफिकेशन आपका मिस होता है तो टेलीग्राम और फेसबुक पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप नोटिफाई हो सकते हैं। तो फेसबुक पे हमें, हमारे पेज को आप लाइक कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।